हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्ज़ाम 2022 के लिए जो है लगातार आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। मैथ्स की क्लासेस के अंतर्गत हमने सिलेबस में देखा था कि हमारे 7 पॉइंट मेंशन है। उसमें से हमने जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पॉइंट कौन सा था? गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और लघु गणक, इन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट जो है वैदिक गणित, उसको हम लास्ट में करेंगे। बहुत आसान है, केवल फॉर्मूले याद रखने हैं। पहले हम वो चीज़ पढ़ लें जो हमें जनरली समझ में आ जाती है या जो हमने पढ़ रखी है। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योमेट्री का बेसिक पोर्शन, यानी चौथा टॉपिक, कि एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियाँ, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, समरूप त्रिभुजों के बारे में, कार्तीय निर्देशांक पद्धति के बारे में, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी कैसे निकाली जाती है और दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी है उसका आंतरिक और बाह्य जो विभाजन होता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये बहुत आसान टॉपिक है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये समझ आ जाएगा तो हम 6th टॉपिक को भी साथ के साथ कंप्लीट कर पाएंगे। कोण और उनके माप है, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कुछ होती है, और ऊंचाई दूरी से संबंधित कुछ जो जनरल प्रॉब्लम होती है उनके बारे में, जो यहाँ से इसके साथ कंप्लीट हो जाती है। इसलिए ठीक है, तो हमारे एक साथ 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ ज्योमेट्री, जिसे कहते हैं ज्यामिति। इस ज्यामिति को बिल्कुल बेसिक से डेफिनेशन के साथ लिखवाऊंगा। बस आपको तो जो है अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाते चलना है। पहले तो आप अपनी कॉपी के अंदर सबसे पहले आज की हेडिंग डाल देंगे, क्या? ज्यामिति। ठीक है, ज्योमेट्री के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ज्यामिति डाल देंगे टॉपिक। और ये वीडियो आप उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी की भी तैयारी कर रहे हो। बस उनकी सिलेबस में अगर मैथ्स दे रखी है तो ये दे ही रखा होता है। तो आज अपन बात कर रहे हैं ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के बारे में। आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल दीजिए और बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो अपन सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से अगर बात करें तो बिंदु क्या होता है इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये बिंदु वर्ड बार बार यहाँ यूज होगा। तो इस बिंदु का मतलब क्या है? बिंदु का मतलब होता है जिसमें न तो आपके दोस्तों लंबाई हो यानी लेंथ L, ना ही आपके चौड़ाई हो यानी ब्रेथ, ठीक है, और न ही आपके हाइट हो या आप कह सकते हैं मोटाई हो। समझ में आ गई बात? जिसके पास में ऐसी, मतलब बिंदु का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है और ना ही इसका कोई भाग होता है। ये जो मैंने बनाया है ना, बस ये एक बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डॉट अंदर बनाया है ना, ये एक बिंदु है। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो बस ये आपको याद रखना है कि बिंदु क्या होता है। तो जिसकी ना लंबाई है, ना मोटाई है, ना ऊंचाई है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है रेखाखंड। तो आप लिखेंगे रेखाखंड के बारे में। ये काम आते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। रेखाखंड और रेखा और किरण, इन तीनों से जो भी मैं लिखवाऊंगा, इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। डायग्राम बनाकर दे देते हैं और बोल देते हैं बताओ कौन सी रेखा है, कौन सी किरण है, कौन सी रेखाखंड है। तो वहाँ किरण रेखा आपके क्लास की या आपके मोहल्ले की काम नहीं आएगी, वहाँ गणित की रेखा और किरण काम आएगी। समझ में आई ना बात? तो चलो फिर इस बात पे जल्दी से लिखो रेखाखंड की परिभाषा। तो रेखाखंड का मतलब होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो दूरी है उसे हम रेखाखंड कहते हैं।
और इसकी लंबाई निश्चित होती है। ये पॉइंट याद रखना, लंबाई निश्चित होती है, निश्चित यानी डेफिनेट होती है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो क्या होती है, निश्चित होती है। और इसे आप दर्शाएंगे कैसे, तो ए और बी है, अगर ए और बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनके ऊपर एरो लगा दो, इससे आपको दर्शाते हैं। तो ए बी और इसके ऊपर रेखाखंड खींचेंगे, दर्शाते हैं। ठीक है, और इसकी जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है यानी ज्यामितीय आकृति होती है वो ऐसी होती है। ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, इन दोनों को जब आप ऐसे अटैच कर देते हो तो ये बन जाती है आपके क्या, रेखाखंड। ये ए बिंदु और ये बी बिंदु। क्लियर है? तो बिंदु क्या है, न लंबाई न चौड़ाई न ऊंचाई। रेखाखंड क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लिखेंगे डेफिनेशन किरण की। किसकी? किरण। ठीक है, चलो किरण के बारे में बात करते हैं। तो किरण क्या होती है, किसी रेखाखंड को, किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में, एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो उसे किरण कहते हैं। ठीक है, तो किरण किसे कहते हैं, जब आप एक रेखाखंड को एक पर्टिकुलर निश्चित दिशा के अंदर ही बढ़ाए जाए तो। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। इसकी लंबाई, एक ही दिशा में अनंत होती है। ठीक है, एक डायरेक्शन के अंदर इनफाइनाइट होती है। इसे आपके दर्शाने का तरीका है, ए बी के ऊपर एरो लगा दो। ठीक है, तो ये जो है इसे दर्शाने का तरीका है। और इसकी ज्यामितीय आकृति होती है, ये मान लो एक ए बिंदु है और इधर लगा दो आप एरो, तो ये इसका बी बिंदु है। तो किसी भी रेखाखंड को अगर एक डायरेक्शन में केवल बढ़ाया जाए तो आप उसे किरण कहते हैं। इसकी लंबाई अनंत होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लिखोगे रेखा के बारे में। नेक्स्ट क्या आ जाएगी, रेखा, लाइन। तो रेखा क्या होती है, तो ये है दोस्तों, आप इसके अंदर लिखोगे कि जिसमें, एक सेकंड, ये दिल में हो गया। हाँ मेरे को पता है रेखा दिल में उतर रही है, लेकिन नहीं उतारनी है। आप लिखो जिसमें लंबाई हो मगर चौड़ाई, लंबाई हो मगर चौड़ाई व मोटाई न हो। समझ में आ गई बात? तो लाइन का मतलब है कि जिसके अंदर लंबाई तो होनी चाहिए, लेंथ तो होनी चाहिए, लेकिन ब्रेथ और आपकी जो हाइट है वो दोनों हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके अंदर इसको
दोनों तरफ से, किरण को एक तरफ से बढ़ा रहे थे, रेखा को दोनों तरफ से, दोनों तरफ अनंत तक, इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ भी याद रखनी है। और इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तो इसे रिप्रेजेंट करोगे, ए बी के ऊपर लाइन खींचोगे और दोनों तरफ एरो लगा दोगे। अगर एक तरफ एरो है तो किरण, दोनों तरफ एरो है तो आपकी रेखा। तो ये अपना ए जिसमें एरो ऐसे जा रहा होगा, ये इधर अपना बी पॉइंट। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ये इसलिए याद रखनी है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कोई मुझे मज़ा नहीं आ रहा है कि आप लोगों को जो है ये थ्योरी पढ़ा के, लेकिन ये पूछा जाता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब बात करते हैं अपन आगे। तो अपने आगे बात आ जाती है दोस्तों, आप लिखेंगे कि एक रेखा के जो सिरे होते हैं वो बिंदु ही होते हैं। ये चीज़ याद रखना। एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ये बात भी आपको जनरली याद रहती है और याद भी रखनी है। एक बिंदु से आप जो है अनंत रेखाएं खींच सकते हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दो भिन्न बिंदु अगर है आपके पास में, तो केवल फिर उन दोनों भिन्न बिंदुओं से एक ही रेखा गुजर सकती है। ये बात आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हो। क्या? कि दो भिन्न बिंदुओं से, यानी अलग अलग बिंदुओं से। तो आप लिखोगे दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजर सकती है, गुजर सकती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप इसके अंदर याद रखोगे कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु जो है वो उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है कि दो भिन्न रेखाओं, दो अलग अलग रेखाओं में एक ही उभयनिष्ठ यानी कॉमन उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा आपके उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते। अगर दो ज़्यादा उभयनिष्ठ बिंदु हो गए तो फिर वो दोनों लाइनें अलग अलग नहीं होगी। और अगर ऐसा हो जाए कि दो रेखाएं हैं या दो से ज़्यादा रेखाएं किसी एक ही बिंदु से गुजर रही है, तो वे सभी संगामी रेखाएं कहलाती है, कॉन्करेंट लाइंस कहलाती है। समझ में आ गई बात? क्या कहलाती है? कॉन्करेंट लाइंस कहलाती है। कब? जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी केवल एक ही बिंदु से गुजर रही हो। समझ में आ गई बात? तो किरण क्या है, रेखाखंड क्या है, रेखा क्या है, बिंदु क्या है, और उससे संबंधित जनरल मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। जैसे दो बिंदुओं से केवल एक लाइन गुजर सकती है, दो भिन्न रेखाएं हैं तो उनके बीच में कॉमन एक ही बिंदु हो सकता है, एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, एक किसी भी पॉइंट से आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, और एक रेखा के जो सिरे हैं वो हमेशा बिंदु ही होते हैं। इस प्रकार की ये जानकारी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अब अपन इससे आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों अब अपन जो है इसके अंदर पढ़ेंगे कि अपन ने क्या पढ़ लिया, रेखा और रेखाखंड और किरण के बारे में और बिंदुओं के बारे में। अब इस बिंदु और रेखाखंड या रेखा या किरण को मिलाने से कौन कौन से कोण बन सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसके अंदर लिखेंगे, और वो पहला पॉइंट ये है कि यदि कोई एक आपकी किरण है और किसी रेखा के ऊपर खड़ी कर दी जाए तो इस प्रकार से फिर क्या हो जाएगा, कोण बनेगा। देखो क्या कहना चाहता है कि हमने लिया एक तो
ये क्या है दोस्तों बताइए? जब दोनों तरफ एरो हो तो आप उसे क्या कह दोगे? अरे रेखा कह दोगे। इस रेखा के ऊपर ये कह रहा है कि ऐसे एक किरण खड़ी कर दो। ये किरण खड़ी कर दी, ठीक है। किरण का मतलब एक एरो। तो ये जो इस प्रकार से अब यहाँ पर जो ये आपका बना है, इन दोनों लाइनों के बीच का ये जो गैप होगा, ये अपना क्या कहलाता है? कोण कहलाता है, ठीक है। और आप इनका नामकरण कर सकते हैं कि ये बिंदु है मान लो ए, ये है बी और ये है आपका सी। क्लियर है? तो और ये जहाँ कट कर रहे हैं मान लो ये ओ है, तो सी ओ और ओ बी के बीच का जो ये गैप है इसे ही तो हम कहते हैं कोण। ये जो गैप है इसके माप को ही क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। और यहाँ पर जो ये दो कोण बने, मान लो ये है कोण आपका 1 और इधर जो ये वाला कोण बनेगा ये क्या है? ये है कोण 2। क्लियर है? ये कोण 1 और ये कोण 2। तो ये जो दो कोण हैं वो आसन कोण कहलाते हैं और इन दोनों आसन कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। यानी मैं यहाँ पर पूरी डेफिनेशन न लिख करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। और ये जो आपके कोण 1 और कोण 2 है ये क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे आपके आसन कोण। क्लियर है आप सभी लोगों को? अरे बच्चा पार्टी क्लियर है? तो कोण 1 और कोण 2 जो है उसका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और ये जो 180 डिग्री सम होगा ये क्या कहलाएगा? आसन कोणों का योग कहलाएगा, ठीक है। इन्हें हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोण फर्स्ट कोण किसे कह रहे हैं? तो कोण BOC प्लस ये हो जाएगा कोण AOC बराबर में 180 डिग्री, या 180 डिग्री को हम पाई भी लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आ जाता है कि अगर दो आसन कोण है और उनका योग 180 डिग्री है, कितना है? 180 डिग्री है, तो उनकी जो बाह्य भुजाएं हैं वो एक ही रेखा में होती है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये आगे काम आएगा त्रिभुज के टाइम। तो क्या है कि यदि दो आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री 180 डिग्री हो तो उनकी बाह्य भुजाएं, यानी उनके जो बाहर की भुजाएं हैं, बाह्य भुजाएं एक ही रेखा में होती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपन थर्ड पॉइंट की और। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? तो थर्ड पॉइंट कहता है कि यदि दो रेखाएं, आज पहले अपन थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, तब अपन जो है आगे प्रैक्टिस कर पाएंगे बहुत अच्छे से, और इसको याद करके आना आप सभी। तो अब लिखेंगे यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करे, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, कट करे, तो शीर्षाभिमुख कोण, ये मैं अभी समझाता हूँ क्या होते हैं। शीर्षाभिमुख अपोजिट फेस एंगल कहा जाता है इन्हें। शीर्षाभिमुख कोण
बराबर होते हैं। ठीक है, यदि दो रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेद करें तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। कैसे? तो ये देखिए, ये अपने पास में है एक रेखा और ये आ गई अपने पास में दूसरी रेखा। ठीक, मान लो इस रेखा का नाम है ए बी रेखा और इस रेखा का नाम है सी डी रेखा। क्या नाम है? सी डी रेखा। ये दोनों कट कर रहे हैं मान लो ओ बिंदु के ऊपर। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि ये एक तो एंगल बन गया। क्यों? क्योंकि ओ बी को हम एक किरण मान सकते हैं, तो सी डी रेखा के ऊपर ओ बी आई तो ये एक कोण बनेगा और एक ये कोण बन गया। तो ये जो दोनों हैं एक दूसरे के अपोजिशन में है। वैसे ही ये एंगल और ये एंगल भी, तो ये अगर एंगल एक है तो ये भी एक हो जाएगा और ये दो है तो इसका भी नाम दो ही देना पड़ेगा। तो ये आपस में जो आमने सामने एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये इस प्रकार से अगर हम इसे लिखना चाहें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जो आपस में एक दूसरे के दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से बनते हैं। और यहाँ आप लिखो कि कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ डी के और कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा कोण ए ओ डी के। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि शीर्षाभिमुख कोण होते क्या हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना थर्ड पॉइंट आ जाता है कि एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समझ में आ गई बात? मतलब एक ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बने हुए जितने भी एंगल होंगे उन सभी एंगल का सम जो है वो कितना होगा? योग कितना होगा? तो योग होगा आपके कितना दोस्तों? 360 डिग्री। जैसे कि मान लो ये ओ बिंदु है, इससे एक इधर गए, एक इधर गए, एक इधर गए, एक इधर गए और एक इधर गए। ठीक है, ये मान लो किरण है बी, ये मान लो आपके ए, ये मान लो सी, ये मान लो डी, ये मान लो ई। तो यहाँ पर बनने वाले ये जो है ओ बिंदु है, ये तो ओ इसमें चला गया इसलिए ऐसे मैक्स कर दो। ये सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ बिंदु के ऊपर। तो एंगल कौन कौन से बनेंगे? देखो, एक एंगल बनेगा ए ओ बी, फिर बनेगा एंगल बी ओ सी, फिर बनेगा एंगल सी ओ डी, फिर बनेगा एक सेकेंड, फिर क्या बनेगा? तो फिर बनेगा एंगल डी ओ ई और लास्ट बनेगा एंगल ई ओ ए। ठीक है भाई, देखो ए ओ बी नामकरण करते हैं। ये है ए ओ बी फर्स्ट एंगल, फिर बी ओ सी ये है सेकेंड एंगल, फिर है सी ओ डी ये है थर्ड एंगल, फिर है डी ओ ई ये है फोर्थ एंगल और ई ओ ए ये है अपना फिफ्थ एंगल। तो इन पांचों कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा 360 डिग्री। ये पॉइंट मैंने बोला था कि एक ही बिंदु पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है?
तो एक ही बिंदु पर बने हुए कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये भी अपना पॉइंट यहाँ कंप्लीट। अब आ जाता है नंबर 4 पे अपना बेस्ट पॉइंट, जिसमें आप तिर्यक रेखा, तिर्यक कोण और इनके बारे में समझेंगे। तो पहला आ जाता है इसके अंदर कि यदि एक तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा का मतलब होता है ट्रांसवर्सल। क्या? ट्रांसवर्सल रेखा जो है वो दो समांतर पैरेलल लाइंस को, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? अभी समझा रहा हूँ। बराबर होते हैं। तो एक तिर्यक रेखा और दो समांतर रेखाओं का मतलब क्या है? देखिए, अपने पास में ये एक सिंपल लाइन आ गई, फिर एक ये लाइन आ गई। ठीक, इन दोनों लाइनों को मान लीजिए ये एक लाइन जो है वो कट कर रही है, तो इसका आप नामकरण कर देते हैं। ये है मान लो ए, ये है अपना बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है, ये है अपना पॉइंट, इधर नामकरण करते हैं। ये है एफ, ये है ई, ये है जी, ये है एच। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो अपने पास में एक तिर्यक रेखा, अब इसमें कौन सी है? तो ये जो ई एफ है ये तिर्यक रेखा है। ए और बी और सी डी जो है वो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इनको भी आप लिख ही लो वैसे कि समांतर रेखाएं क्या होती है वो वैसे पता होगा, पर सुन लीजिए केवल कि समांतर रेखाओं का मतलब है वे दो रेखाएं जिनके मध्य की दूरी हमेशा सदैव बराबर रहेगी और ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। यानी समांतर रेखाएं जो होती है वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, चाहे आप कितनी ही बढ़ा लें, क्योंकि इनके मध्य की जो दूरी है वो हमेशा फिक्स रहती है, एक निश्चित रहती है। इसलिए समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अब देखिए दोस्तों, अपने पास में क्या बन गई? एक तिर्यक रेखा बना दी और दो समांतर रेखाएं। तो इसके अंदर आप लिखिए एंगल ई जी बी जो होगा वो बराबर होगा एंगल जी एच डी के। ठीक है, ऐसे ही एंगल ए जी एच जो होगा वो बराबर होगा एंगल सी एच एफ के। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा आपका एंगल ए जी ई, वो बराबर हो जाएगा सी एच जी के। ठीक है, और ऐसे ही एंगल आ जाएगा बी जी एच, वो बराबर हो जाएगा एंगल डी एच एफ के। समझ में आई बात? तो यहाँ पर ये जो ए और बी है ये तो क्या है? समांतर रेखाएं हैं। समांतर को रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं, ए बी डबल लाइन सी डी। तो ए बी तो हो गई समांतर रेखाएं, इनको काट कौन रहा है? ई एफ। तो ये जो एंगल बन रहे हैं जिनका मैं अभी नामकरण कर रहा हूँ, देख लो, ई जी बी यानी ये वाला एंगल, ठीक है, जिसे अपन कह देते हैं मान लो ये है 1। तो ये एंगल और जी एच और डी यानी ये वाला, तो समांतर रेखाओं के एक ही और यानी ऊपर की तरफ और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए जो दोनों कोण होंगे वो इक्वल होंगे। ऐसे ही ये है अपना ये वाला
AGH ये मान लो थर्ड एंगल है, और CHF यानी ये वाला एंगल चौथा, ये भी इक्वल होते हैं। और AGE वाला ये लो पांचवा, और CHG सिक्स एंगल ये भी इक्वल होंगे। ऐसे ही इधर वाला ये जो एंगल है BGH आपके सेवन्थ नंबर का, और ये DHF एट्थ नंबर का, ये सभी एंगल बराबर होंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको शॉर्ट में याद रखना चाहें तो इतना याद रखें कि तिर्यक रेखा के एक ही और बने हुए कोण और समांतर रेखाओं के भी एक ही और बने हुए कोण बराबर होते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? समझ में आ गई ना बात? तो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के एक ही और बने हुए कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और इन्हें संगत कोण या इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब संगत कोण के बाद बात आ जाती है, वो आती है आपके एकांतर कोणों की। दूसरी बात अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण का मतलब, तो आप लिखेंगे कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं यानी पैरेलल लाइंस को काटे तो एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब ये एकांतर कोण क्या होते हैं ये मैं बता देता हूँ। युग्म बराबर होता है, इसका मतलब केवल इतना है, देखिए यहाँ अपन पहले ही लाइन खींच लेते हैं सीधे सीधे। ये एक सेकेंड, ये देखिएगा, ये एक अपने पास में आ गई रेखा और ये अपने पास में आ गई दूसरी रेखा। इन दोनों को कट कर रही है मान लो ये तीसरी रेखा। तो इनका नामकरण वही चल रहा है, अपन को वापस से एग्जैक्ट नाम ही रखना है। ए ये इधर, बी इधर, सी ये इधर, एच इधर, ये डी इधर, ये एफ और इधर ये जी इधर ये ई। ठीक है, तो इधर जो है दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण का मतलब है कोण AGH। AGH यानी ये वाला एंगल, ठीक है, AGH, और ये बराबर किसके होगा, तो ये बराबर होगा GHD के, यानी इस एंगल के। समझ में आ गई बात? तो ये फर्स्ट एंगल और ये सेकेंड एंगल इक्वल होंगे। और आपको इसमें याद रखना है एकांतर कोणों का मतलब ही क्या होता है, जेड आकार बनना। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे ही और कौन से बनेंगे, तो BGH और GHC बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये है अपने क्या, एकांतर कोण। नेक्स्ट अपने थर्ड जो आते हैं, संगत कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए, उसके बाद में आ जाते हैं अंतः कोण। क्या, अंतः कोण। तो आप लिखोगे यदि, वही बात है, देखो एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, तो आगे डायरेक्ट मैं लिखवा रहा हूं, तो प्रत्येक और के प्रत्येक
और के अंतःकोण संपूरक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। ये डायग्राम बार बार चलो बना ही देते हैं, याद अपने काम ही आएगा। लो, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी रेखा, लो और बड़ा। ठीक है, चलो इसके अंदर भी अब क्या करेंगे तो देख लो भाई, वही नामकरण करो ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक, और ये है ई, ये है जी, ये है एच, ये है एफ। क्लियर है? चलो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा कि एंगल ए जी एच, ये वाला एंगल ए जी एच यानी ये फर्स्ट एंगल, और इसके साथ में ऐड कर देंगे जी एच सी, ये वाला एंगल। कौन सा? जी एच सी। इन दोनों एंगल का जो योग है वो कितना आएगा? 180 डिग्री होता है। संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री। ऐसे ही ये तो अपने इस साइड वाले भी तो इक्वल होंगे, यानी बी जी एच प्लस एंगल डी एच जी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, और आप यहाँ पर ये नोट करके लिख लो कि संपूरक और पूरक का मतलब क्या होता है। तो देखो, संपूरक का मतलब तो है दोस्तों दो कोणों का योग 180 डिग्री, और पूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों को? तो आज अपन ने बात कर ली दोस्तों, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और किरण क्या होती है, और इससे बनने वाले जो कोण हैं उनके बारे में अपन ने बात करी। अब कल अपन इससे संबंधित जो प्रैक्टिस सेशन होता है, यानी जो अपने क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं लेकर के आऊँगा, और फिर अपन बात करेंगे इसके आगे के जो आपके समरूपता है, सर्वांग क्षमता है, इन सब के बारे में। ठीक है, अब अपन इससे पहले बात करेंगे जो कोण है उसके बारे में, उसके बाद में जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। और आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दिया करें। हमें उससे, आपके एक कमेंट करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि हाँ, हमारा जो कंटेंट है वो विद्यार्थियों को पसंद आ रहा है, उनके लिए उपयोगी साबित हो रहा है, तो हमें और भी ज़्यादा कंटेंट बनाने में मज़ा आता है। और जितना जल्दी आप कमेंट करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें मज़ा आता है। ठीक है, क्योंकि हमारी टीम और हम यही इंतज़ार करते हैं कि जो हमने दिया बच्चों को, उसका बच्चों के द्वारा कैसा रिस्पांस किया जा रहा है। और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखा करें, ताकि उससे क्या है दोस्तों, आपको जो भी चीज़ बताई गई है वो सब आ जाए, बाद में आप कमेंट नहीं करना पड़े। अन्यथा आधे बच्चे वही चीज़ कमेंट करते हैं जो चीज़ हम पहले ही वीडियो में बता चुके होते हैं। और मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। इसी लाइनों के साथ में जय हिंद, जय भारत। अगली बार मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय दोस्तों।